नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं प्राची शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता सचान जी से। तो आइए बात करते हैं अनीता सचान जी से। मैम, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले आप मनोज तिवारी टॉक शो के दर्शकों को अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत और अब तक के सफ़र के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। सार्वजनिक जीवन की शुरुआत तो हमारी ये कहें कि दुर्गा वाहिनी, पहले जो विश्व हिंदू परिषद का चलता था ये जी। महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी शाखा थी, दुर्गा वाहिनी से हुई मेरी शुरुआत जी। और फिर धीरे धीरे हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। जी। तो मैंने पहले नीचे काम किया जिले पर और जिले से फिर क्षेत्र में और वर्तमान में राज्य महिला आयोग के सदस्य। जी मैम, आप ये बताइए कि हम सभी वैसे जानते हैं कि महिला आयोग का कार्य जो होता है वो महिलाओं से जुड़े सभी मामलों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। लेकिन आप हमें बताइए विस्तृत में कि आज महिला आयोग किन किन मुद्दों पर, किन किन क्षेत्रों पर अपनी भूमिका निभा रहा है। महिला आयोग जी। महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करता है, सशक्त बनाता है तथा इसके साथ उनके साथ जैसे घरेलू हिंसा, लिंग भेद या कार्यस्थल पर उनका उत्पीड़न, दहेज संबंधी जो मामले होते हैं, इन सभी मामलों को देखता है। जी मैम, कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में आखिर आज महिलाओं की जो हक की लड़ाई है वो आज विश्व में किस मुकाम पर पहुंच गई है। महिलाएं अपने हक की लड़ाई के लिए बहुत अच्छे ढंग से लड़ रही हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो 370 ख़त्म हुआ और ये 3 तलाक, जी, बेसिकली जो 3 तलाक सरकार ने ख़त्म किया है, ये बहुत अच्छी जीत है। भले ही मुस्लिम महिलाओं के लिए, महिला ही है, इसमें मुस्लिम और हिंदू ऐसा करके विभाजन करके इसको नहीं देखते हैं, और ये बहुत अच्छी सफलता है महिलाओं के लिए। और महिलाओं के लिए आप देख रहे हो कि वातावरण भी बहुत चेंज हुआ है। जी। महिलाएं हर फील्ड में काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, परिवार के लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। जी मैम, आपने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और परिवार के लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैम, लॉकडाउन का समय बीत गया। जी। और लॉकडाउन का समय बीत गया, इस बीच लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें सामने आई। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट भी आई जिसमें ये बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है, खासकर घरेलू हिंसा के मामले में। तो आप बताइए कि इसके पीछे आप क्या कारण समझती हैं। लॉकडाउन के दौरान इतनी घरेलू हिंसा हुई, आंकड़े जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि बहुत बढ़े हैं मामले लॉकडाउन के दौरान। इसको हम एक इस तरह से भी मानते हैं कि जो हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, हिंसा, घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ पहले भी होती थी, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं अपने को कमज़ोर मानती थी या शिकायत दर्ज नहीं कराती थी, आवाज़ अपनी नहीं उठाती थी, या उनके ऐसे संस्कार परिवार में दिए जाते थे कि बर्दाश्त करती थी, सहन करती थी। लेकिन आज महिला अपने को सशक्त मान रही है और वो अपनी जो उसके साथ किसी तरह की हिंसा हो रही है घर में, परिवार में, कहीं भी, तो उसको आवाज़ को अपनी उठाती, अपनी शिकायत उचित प्लेटफॉर्म पे दर्ज कराने का साहस आज महिला करने लगी है। इस तरह से हम देखते हैं। तो मैम, लॉकडाउन में जैसा कि मैंने पूछा, जो घरेलू हिंसा के मामले आए, घर पे सब कोई है, तो इसमें मतलब आपको क्या रीज़न, ऐसा क्या कारण लगता है कि घरेलू हिंसा बढ़ गई लॉकडाउन में? क्या मतलब औरतें घर में काम कर रही हैं, आदमी, क्या घरेलू हिंसा बढ़ रही, मारपीट हो रही है? तो क्या आपको लगता है क्यों ऐसा हुआ होगा वृद्धि? अब ऐसा हम मान सकते हैं इसलिए कि जब सब लोग घर में ही रह रहे हैं, या पुरुष वर्ग जो पहले बाहर या व्यापार कर रहा है, सर्विस कर रहा है, बाहर निकलता है, अब उसको जब 24 घंटे घर में रहता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं से वो डिप्रेशन में या इस तरह आया हो। मतलब डिप्रेशन में आया तो उसका शिकार महिला हो गई, घरेलू हिंसा हुई उसके साथ, यही हो सकता है, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कोई मैम। ठीक है, घरेलू हिंसा हुई, आपने बताया क्यों ही। आप ये बताइए कि इस घरेलू हिंसा में, इस अपराध में महिला आयोग ने किस तरह मदद की? घरेलू हिंसा में? घरेलू हिंसा में तो महिला आयोग इस समय इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जो भी मामले आते हैं, जैसे जिलों में सुनवाई होती है, महिला आयोग की कोई मेंबर हर जिले में रहती है, महीने में एक बार एक जनपद में सुनवाई होती है, और आयोग में भी पूरे कोर्ट लगती है। तो जो भी मामले आते हैं बड़ी तत्परता के साथ
जिससे संबंधित, जिस थाने से संबंधित, जिस अधिकारी से होते हैं, उनको देखती है बहुत अच्छे से, शिकायत सुनती है और उस पर कार्रवाई भी होती है। और महिला आयोग ने इस दौरान मदद की? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मदद की महिला। आज महिला आयोग मदद कर रहा है, यही कारण है कि उसके पास शिकायतें जा रही हैं, हम लोग के पास शिकायतें आ रही हैं। लॉकडाउन जब था तो टेलीफोनिक, जैसे हम लोग उस समय सुनवाई बंद हो गई थी, तो टेलीफोन के द्वारा भी हम लोगों को शिकायतें मिलती थी और हम लोग जिस जनपद की होती थी शिकायत, वहाँ संबंधित उचित अधिकारी से उसकी रिपोर्टिंग करते थे और उसको कहते थे कि इस महिला को देखिए। जी, तो अनीता जी, आज हम लोग महिला सशक्तिकरण और समानता के अधिकार की बात करते हैं जी, और आप इस बात को मानती होंगी कि इस दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। तो आप ये बताइए कि इस काम में सबसे बड़ा अवरोध या गतिरोध आप क्या मानती हैं? महिलाओं को आगे बढ़ने में, जी, उनके सशक्तिकरण में क्या रोड़ा आता है सबसे बड़ा, आपको लगता है? अब रोड़ा तो पहले, चूंकि ऐसा वातावरण पहले, अब से 20-25 साल पहले चले जाएं अगर, तो पहले ऐसा वातावरण था घर परिवारों का कि भाई हमको बेटी को तो बस चूल्हा चौका इस तरह करना है, ऐसी सोच एक डेवलप थी समाज में, हर सभी परिवारों में। और बेटी को बाहर कहीं उच्च शिक्षा के लिए भेजने में लोग थोड़ा संकोच करते थे, कहाँ भेजे बेटी को और कहाँ रहेगी, क्या करेगी। तो आज तो बेटियों के ऊपर सब लोग ध्यान दे रहे हैं बराबर, बेटी भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है हर फील्ड में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, अध्यापन के क्षेत्र में हो, या कह सकते हैं इंजीनियरिंग, हर क्षेत्र में तो बेटी आगे निकल रही है। तो परिवारों का बहुत अच्छा सपोर्ट है और बदलाव है, ये इस चेंज को हम देखते हैं समाज मतलब में। आप कहना चाहती हैं कि जो गतिरोध था वो पहले था, अब बहुत कम हो रहा है? कम हो रहा है, बिल्कुल, सशक्तिकरण पे। जी बिल्कुल। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कार्य क्षेत्र में महिलाओं को सेहत और मातृत्व से जुड़ी असुविधाएं हो रही हैं, तो आप बताइए कि महिला आयोग इस दिशा में क्या काम कर रही है, क्या योजनाएं हैं आपकी? महिला आयोग की? जी, मातृत्व से संबंधित, सेहत से संबंधित जहां वो काम करती हैं कार्य क्षेत्र में उनके। नहीं, तो अब उनको तो, अब तो महिलाओं को देखिए एक होने जा रहा है जो पिंक बूथ बन रहे हैं, लखनऊ में तो हो गया है, अन्य जनपदों में भी हो रहे हैं कि जो ऐसी महिलाएं हैं, जरूर कहीं बच्चों को फीड कराना है, अगर कहीं जा रही है रास्ते में भी है तो वहाँ पर जाकर के वो फीड करा सकती है। और जगह जगह सेमिनार भी होते हैं, गोष्ठियाँ भी होती हैं और महिलाओं को छुट्टियाँ भी मिल रही हैं अब तो, उसकी मतलब ज़्यादा छुट्टी मिल रही है, रियायतें भी दी जा रही हैं और जागरूकता भी हो रही है। और अस्पतालों में भी अब तो प्रेगनेंसी के समय, जो हम तो वर्किंग लेडी की बात करें या वैसे जो घरेलू महिलाएं हैं, तो निःशुल्क उनकी जांच होती है और उनको बताया भी जाता है खाने पीने के बारे में, पुष्टाहार भी मिलता है। इस तरह महिलाओं की सेहत के बारे में तो ध्यान दे रही है सरकार। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैम, सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक मेरा कि अगर एक आम नागरिक जिसे महिला आयोग से मदद चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए, वो किस तरह से संपर्क कर सकता है महिला आयोग से? जी, अब तो देखिए सभी लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, अगर नहीं मालूम है उसको तो गूगल में सर्च करेगा तो महिला आयोग की वेबसाइट आएगी जी, तो उसमें वो दर्ज करा सकता है अपनी शिकायत। व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप में कर सकता है और हम लोगों के नंबर भी हैं उसमें गूगल में, तो व्यक्ति हम लोगों को भी दर्ज करा सकता है शिकायत। टेलीफोनिक भी और जनसुनवाई प्रत्येक ज़िले में महीने में एक बार होती है जनसुनवाई, और 3 दिन करीब अखबारों में आता है, उसके पहले विज्ञापन आता है कि फला दिन फला जगह महिला आयोग की बहन सुनवाई करने आएगी। संबंधित अधिकारी भी रहते हैं तो वहाँ भी जाकर शिकायतें दर्ज कराती हैं। शिकायतें आती भी हैं बहुत। जी मैम, आपने कहा कि शिकायतें बहुत आती हैं और शिकायत मतलब अपनी शिकायत या अपनी समस्याओं को पहुंचाने के लिए टेलीफोन है, गूगल कर सकते हैं, विज्ञापन आता है। हाँ। लेकिन मैम कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो अभी भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो मैम क्या एक आपको नहीं लगता कि जो समस्याएं हैं उसके लिए महिला आयोग का एक स्थानीय डेस्क होना चाहिए जहां महिलाएं अपनी समस्याएं आसानी से बता सकें? तो अब इसके लिए तो देखिए प्रचार प्रसार भी सरकार कर रही है जी। माने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थानों में जी। एक हेल्प डेस्क है, उसमें महिला बैठती है, पुलिस कर्मचारी। तो जैसे महिलाओं को ऐसे संकोच रहता है, कहीं शर्म है, डर है, जेंट्स के सामने अपनी बात, कुछ ऐसी बातें जो नहीं कह सकती है, तो सभी थानों में हेल्प डेस्क है जहां महिला पुलिसकर्मी बैठी है, उसको आसानी से अपनी शिकायतें बता सकती है, दर्ज करा सकती है और वो उसकी पूरी मदद भी करती है। FIR लिखाने से लेकर के हॉस्पिटल में अगर उसकी आवश्यकता है कोई, तो पूरी मदद होती है।
जी। ये व्यवस्था है सरकार की। जी मैम। अनीता जी, प्रदेश सरकार की जो मिशन शक्ति योजना है जो बहुत दिनों से चल रही है, जी, आप बताइए मिशन शक्ति योजना के बारे में आपकी क्या राय है और ये महिलाओं के लिए किस तरह लाभकर है? मिशन शक्ति देखिए पिछली नवरात्रि से चल रही है और इस नवरात्रि तक मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, महिलाओं के हर जगह जागरूक किया जाता है महिलाओं को। और जो कुछ नंबर हैं सरकार के, जैसे 1090, 181, 112, इन सब नंबरों के बारे में बताया जाता है कि कहाँ जाकर आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं, कैसे आप मदद ले सकती हैं। 112 नंबर है। तो सभी जगह मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हर स्तर पर हो रहा है, छोटी छोटी गोष्ठियाँ हो रही हैं इसके लिए हर ऑफिसों में, और बहुत व्यापक प्रचार प्रसार इसका हो रहा है। तो महिलाओं को, बच्चियों को लाभ तो ज़रूर मिल रहा है इससे, जी, मिशन शक्ति से। मैम आपने बताया कि मिशन शक्ति से बहुत लाभ मिल रहा है। बहुत लाभ मिल रहा है। जी मैम, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के पोषण के मामले में सबसे निचले स्तर पर है। तो आप बताइए कि ऐसे में एक अशक्त महिला को मिशन शक्ति का क्या लाभ होगा? नहीं, अब इसके लिए तो ब्लॉक स्तर पर सारी योजनाएं हैं। अशक्त महिला है, अगर वो कहीं नहीं और जा सकती है तो ब्लॉक में तो जा सकती है। इसके लिए आंगनबाड़ी, आशा बहुएं गांव-गांव में लगी हुई हैं प्रचार के लिए। और जो पुष्टाहार वितरित होता है, तो पहले तो कुछ मिलता था, नहीं मिलता था, पंजीरी या इस तरह की, अब तो घी, दूध का पैकेट और आयरन की गोलियां, इस तरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जी, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आगे की बात करेंगे अनीता सचान जी से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं महिला आयोग की सदस्य अनीता सचान जी से। मैम, अगर अब हम बात करें उत्तर प्रदेश और महिलाओं से जुड़े अपराधों की, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं और अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि यहाँ दर्ज ऐसे अपराधों का कुल प्रतिशत जो है वो देश का 14% है। आप महिला आयोग की सदस्य हैं, आप इसे कैसे देखती हैं? अनुसूचित जातियों के प्रति और महिलाओं के प्रति, अब इसमें अनुसूचित जाति के प्रति, महिला अपराधों के प्रति जो आप प्रश्न कर रही हैं, इसमें हम इस तरह से देखते हैं कि गरीब तबका है वो बहुत कहीं भट्ठों में काम कर रहा है या उस तरह जो काम कर रहा है घरों पे, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ अपराध ऐसे होते हों। और पहले शिकायतें नहीं दर्ज होती थी, अब वो शिकायतें दर्ज होने लगी हैं। महिला आयोग इतना सक्रिय हो गया है कि अब उनको आसानी है अपनी शिकायतें दर्ज कराने में, इसलिए लग रहा है कि अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। मैम, आपने बताया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, भट्टों पे काम कर रहे हैं या और घरों में भाई जो उस तरह का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ पहले भी होती होंगी घटनाएं, लेकिन पहले कहीं दर्ज नहीं होती थी शिकायतें। इस समय शिकायतें दर्ज करा रहे हैं लोग। तो ये जो 14% है, ये उन्हीं लोगों का है जो भट्टों में काम करते हैं या और नीचे लो लेवल के हैं थोड़े, ये 14% में वही लोग आते हैं क्या? वो अब वही ज़्यादा संख्या उन्हीं की होगी। जी, ज़्यादा संख्या उन्हीं की होगी। जी अनीता जी, अगर मैं अपने अगले सवाल पर चलूँ तो शबनम का मामला इस समय सुर्खियों पर है। तो बतौर महिला आयोग की सदस्य जी, आप बताइए कि क्या एक नाबालिग बच्चे की मां को फांसी देना उचित है? नाबालिग बच्चे की मां को फांसी देना उचित नहीं है, लेकिन जिस तरह का अपराध है जी, तो उसमें तो कोर्ट का निर्णय है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ कर निर्णय किया होगा। शबनम को बच्चे की माँ की दृष्टि से नहीं देख रहा है ना, वो तो एक अपराधी की दृष्टि से देख रहा है। उनका अपराध कोर्ट का फैसला है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जी मैम, अगर बलात्कार के मामलों की बात करें तो बलात्कार के मामलों में जो प्रदेश है वो पूरे देश में दूसरे पायदान पर है। और आप बताइए कि महिला आयोग ने क्या इन मामलों का संज्ञान लिया है और इन मामलों को अदालत तक पहुंचाने में कितनी मदद की है? जो मामले महिला आयोग में जाते हैं जी, उनमें महिला आयोग पूरी तत्परता से काम करता है और उनको पूरी कोशिश रहती है अदालत तक पहुंचाने का काम करता है महिला आयोग। जी, जो मामले नहीं जा पाते महिला आयोग में, उनकी
अलग बात है। जी अनीता जी, आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जी। है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप महिलाओं को साथ ही साथ पुरुषों को क्या संदेश देना चाहती हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ जी कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने, सशक्त बने। इसके साथ ही महिलाओं की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार को संस्कारवान बनाए। पुरुषों की जिम्मेदारी है कि महिला को साथ में लेकर चलें, जो भी निर्णय करें या जो भी परिवार में रहती हैं महिलाएं, तो उनसे विचार विमर्श करें, उनको अपने निर्णय की जानकारी दें, उनके ऊपर कोई चीज़ थोपे नहीं। मैं पुरुषों से ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को साथ में लेकर चलें। महिलाएं आज पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं, तो उनको अवसर दें। अगर बेटी है, बेटी के रूप में, तो उसको आगे बढ़ने का, पढ़ने का अवसर दें। पत्नी है तो पत्नी को एक साथी का दर्जा दें। माँ है तो माँ को सम्मान की दृष्टि से देखें। यही मैं पुरुषों से कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। अनीता जी, आपने हमें अपना वक्त दिया और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम बात कर रहे थे अनीता सचान जी से। अनीता सचान जी ने हमें बताया कि महिला आयोग महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। साथ ही इन्होंने अपने संदेश में महिलाओं और पुरुषों को ये भी बताया कि महिलाओं को सम्मान दीजिए और उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद कीजिए। हम आपको आगे भी ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।